हे स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? ओके। तो हमने पहले दो वीडियो में फर्स्ट में क्या किया था कि फर्स्ट ए में जो टॉपिक्स आते हैं नॉर्मली नोट्स के हिसाब से वो किए हैं, और सेकंड जो वीडियो था हमारा उसमें हमने क्या किए थे, कुछ क्वेश्चंस डाले थे। मैंने बोला था 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आऊँगा एवरी टॉपिक के बाद। हाँ, कल वीडियो नहीं डाल पाया था तो उनके आंसर्स हम आज डाल रहे हैं अभी वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उन क्वेश्चंस का क्या आंसर थे, और इसी के साथ हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा टॉपिक को जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ती रहेगी मैं टॉपिक्स को भी एक्सपेंड करता रहूँगा। अभी हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में बात मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट की कम से कम आपको नाम याद रहे कि हाँ ये टॉपिक आया था हमारे सिलेबस में। ओके, उसके बाद इसको बढ़ाएंगे धीरे धीरे, न्यूमेरिकल पोर्शन होगा तब जाके, जब आप फिजिक्स को ऐसा नहीं है कि बुक से पढ़ के सोच पाओ, जब फिजिक्स को समझोगे उसको अप्लाई करोगे तब जाके फिजिक्स आती है। ये यूं काम नहीं है कि हाँ मैंने पढ़ लिया और काम हो गया, ऐसी कोई फिजिक्स से नहीं होती। जैसे कि मैथ में बात करते हो, मैथ आप पढ़ते हो गाइड से देख के, लेकिन नहीं, आपको स्पेशल उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही फिजिक्स में भी एप्लीकेबल है। तो चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, और अब बात करते हैं क्वेश्चंस आंसर्स पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि who gave the name of two kind of charges, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की खोज तो हो चुकी थी, उस टाइम की चार्ज दो टाइप का होता है, लेकिन उसको नाम दिया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था उसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, आप नोट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है जो चार्ज की यूनिट है वो किस साइंटिस्ट के नाम पे दी गई थी। तो आपको सबको पता है एक मेन लॉ आता है कुलाम्स लॉ। तो कुलाम एक साइंटिस्ट का नाम था और उसकी फुल नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलाम। उसके बाद आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईएसयू एंड ईएमयू। दोनों ही सीजीएस यूनिट है चार्ज की, दोनों ही क्या है, सीजीएस यूनिट है आपके चार्ज की। तो दोनों में क्या है ये, दोनों ही चार्ज की, दोनों में रिलेशन रहेगा 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 ESU। व्हाट डू यू मीन बाई क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या होता है सबसे पहले, तो सबसे पहले इस बारे में बात कर लें। क्वार्क्स देखो हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को लेके चलते हैं, ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। लेकिन जो क्वार्क्स हैं उसका चार्ज होता है E/3 या 2E/3, मतलब फ्रैक्शन में हो सकता है। तो इसीलिए लिख रखा है दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये भी सब एटॉमिक ही हैं, कैरिंग ए फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसपे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो E का क्या है, फ्रैक्शन में होगा, E/3 हो सकता है, 2E/3 हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है why quarks does not violate the quantization property of charge although they have smaller charge than electron। आपको क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी याद है चार्ज की, उसमें क्या कहा गया था, यही कि चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑन ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि चार्ज जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा तो सिर्फ एक इंटीजर की फॉर्म में होगा, और किसका इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल, इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के, या तो 1E होगा या 2E निकलेगा या 3E 4E, इस टाइप से। तो बोल रहा है क्वार्क्स तो छोटी यूनिट है, वो क्यों नहीं निकल सकता, और अगर क्वार्क्स निकल जाएंगे किसी एटम से तो फिर वो वोलेट कर जाएगा क्वांटाइजेशन चार्ज को, उस प्रॉपर्टी को। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्वार्क्स कभी फ्रीली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, और वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास फ्रीली एग्जिस्ट करने वाली सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्वार्क्स हैं वो वोलेट नहीं करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, बिकॉज दिस डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली लाइक इलेक्ट्रॉन्स। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहले बता देता हूं कि कुलाम्स लॉ क्या बताता है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मान लीजिए जितना फोर्स ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स ये वाला ऑब्जेक्ट, राइट वाला ऑब्जेक्ट लेफ्ट वाले ऑब्जेक्ट पे लगाएगा। दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 1:1, दोनों ही सेम ताकत के मान के चलते हैं। अगला है नेम द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज को सबसे पहले किस इंस्ट्रूमेंट से डिस्कवर किया गया था, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्कोप या फिर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, उसका एक फार्मूला था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई, सामने आपको दिख रहा है। दिस इंप्लाइज दैट का, तो एन की वैल्यू निकालूंगा, जो ई है ये क्या आ जाएगा, Q के डिवाइड में आ जाएगा सेकंड स्टेप में। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1 कूलम। ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 सॉरी माइनस 19 कूलम आना था ये, ओके। और आंसर क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। अगर हाउ मच चार्ज डज ए कप ऑफ वाटर हैव, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या एक कप ऑफ वाटर कितना चार्ज कैरी कर सकता है। आप तो नॉर्मल पानी पीते हो, क्या पता उसमें चार्ज होगा। हाँ, फिजिक्स हर जगह है, फिजिक्स कहीं एक जगह नहीं है, हर जगह फिजिक्स एप्लीकेबल है, बस आपको ढूंढनी है, आपको देखना है। कई तो क्या करते हैं, जैसे न्यूटन ने सोचा कि एप्पल क्यों गिरा, और कई हाँ गिर गया तो खा के चलता हूँ भूख मिटेगी। तो आपको सोचना है कि ये क्यों हुआ, जहाँ पे आपने क्यों वर्ड यूज कर लिया वहाँ पे फिजिक्स आपके साथ हो जाएगी। तो देखते हैं, एक कप ऑफ वाटर की वॉल्यूम कितनी होती है। हम छोटा कप लेके चलते हैं, उसकी वॉल्यूम होती है 250 ml की, 250 ml की। और डेंसिटी वाटर की कितनी होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। मास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी हुई 250 ml, बाई में डेंसिटी 1, 250 बाई 1 250 ग्राम। मास निकल गया एक कप ऑफ वाटर का। मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर उसको ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चार्ज निकल जाएगा। Q इज इक्वल टू एन ई वाले फार्मूले से। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू, देखो ये नीचे वाली लाइन में Q इज इक्वल टू एन ई। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं n की वैल्यू निकालूं, तो उसी के बारे में बात करते हैं। अब मुझे मोल्स निकालने हैं, सबसे पहले मोल्स, फिर मोलिक्यूल, फिर इलेक्ट्रॉन। क्या स्टेप रहता है, सबसे पहले मोल निकालूंगा, उसके बाद मोलिक्यूल निकालूंगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मोल मास अपॉन मोलर मास। दो फार्मूला लेते हैं मोल्स के, 9th क्लास में आता है। फर्स्ट इज द गिवन मास अपॉन मोलर मास, सेकंड इज द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दो फार्मूला लेते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इन दोनों फार्मूले से निकाल सकता हूं मैं। तो गिवन मास कितना हो गया 250 बाई मोलर मास 18, वाटर का H2O, 2 हाइड्रोजन के 16 ऑक्सीजन के 18 होता है। तो दोनों को डिवाइड करता हूं तो कितने मोल आ गए 1 कप ऑफ वाटर में 13.88। नाउ एज एक मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो 13.8 में कितने होंगे, दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये अभी हमारे पास टोटल मोलिक्यूल निकल गए, क्या निकल गए टोटल मोलिक्यूल कितने आए 8.36 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल। नाउ एक कप ऑफ वाटर, एक वाटर मोलिक्यूल ले लीजिए H2O, 2 हाइड्रोजन और 8 हो गया एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का। तो टोटल मोलिक्यूल कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 10। एटॉमिक नंबर देखो ना, हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, टोटल H2, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 प्लस 2 10। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 8.36 इंटू 10⁻24 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। किसे मल्टीप्लाई करेंगे हमें 10 से, ओके मैंने शायद 1 मोलिक्यूल नहीं किया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे फिर, यहाँ पे कुछ है 24, हमारे पास मोलिक्यूल कंटेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10⁻25। और हमें निकालना है चार्ज, तो Q इज इक्वल टू एन ई। एन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, जिसको मैं ठीक कर रहा हूँ, और यहाँ से टोटल आंसर आ जाएगा 13.37। एक बार कैलकुलेशन इसकी फिर से चेक करनी पड़ेगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ओके। लेकिन तरीका यही होगा, मैं फिर से चेक कर रहा हूँ इसी का, जस्ट ए मिनट, ओके। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, सबसे मेटल का बहुत हाई होता है, और कहूँ तो इनफाइनाइट। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज I इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू I/T। चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, करंट का एम्पियर, टाइम का T, A1 T1। There are two charges plus 6 microcoulomb and minus 8 microcoulomb separated by a distance of 0.5 meter in air. The ratio of the force acting on them will be। दो चार्जेज हैं, दोनों सेपरेट कर रखे हैं, उन पे रेशियो क्या होगा फोर्सेज का, मैंने बताया था लेफ्ट वाला जितना फोर्स लगाएगा राइट वाला भी
उतना ही फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, तो रेशियो भी आएगा 1:1। सी ऑप्शन इज करेक्ट। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम इज हाई। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी वगैरह पे डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि वैक्यूम की फिक्स नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसकी, जिससे कि वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को होल्ड कर सके, इंसुलेटर बना रहे। क्योंकि ज़्यादा चार्ज देता रहूँगा तो कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी शो होने लगती हैं। तो मैक्सिमम कैपेसिटी जहाँ तक कि वो इंसुलेटिंग की प्रॉपर्टी शो कर सके, वो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। इन कूलम्ब्स लॉ के किस किस पे डिपेंड करता है, तो के तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज, सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्ज एंड मीडियम सेपरेटिंग द बोथ चार्जेस। अगला है कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी। यस, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि ये देखो हमने कंडक्शन या कंडक्शन और कन्वेक्शन इंडक्शन में पढ़ा था। मान लीजिए अनचार्ज बॉडी है और ये वाली चार्ज बॉडी है। जैसे ये लेके आ गया है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इस बॉडी के पास लेके गया, इस पे क्या होगा, प्रोटॉन दूर भाग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे, प्रोटॉन दूर भाग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे, यानी एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और दोनों फिर फोर्स लगा सकती हैं। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे देखिए, 16 क्वेश्चन का आंसर है। एफ इज इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ से के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेकंड स्टेप में एप्सिलॉन नॉट की जगह वैल्यू निकालनी है मुझे। किसकी वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। कैसे करूंगा, एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाऊंगा और एफ को नीचे लेके आ गया हूं मैं, ये रहा। अब क्यू का डायमेंशनल फार्मूला A1 T1, Q2 का भी A1 T1 अपॉन फोर्स का डायमेंशन फार्मूला नीचे की तरफ m1 L1 T-2। आर सिंपल रेडियस है तो डायमेंशन फार्मूला सिर्फ L होगा, इसका स्क्वायर है तो L की पावर 2। उसके बाद 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। सोल्व करता हूं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का फार्मूला आता है m की पावर -1, L की -3, T की 4, A की 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कंघी है रन थ्रो वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर। Why and what happens if the hair is wet or it is a rainy day। क्या होगा अगर हम कंघी करते हैं एक रेनी डे में। तो पहले तो ये बात करो कि क्यों अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसेस को। स्मॉल पीसेस को जैसे ही मैं कंघी करता हूँ, उसका फ्रिक्शन होता है कंघी का बालों के साथ, क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। उसके कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वहां पे चार्ज प्रोड्यूस होगा, जो कि फोर्स से लगाएगा। लेकिन जब रेनी डे करूं या मैं बात करूं वेट हेयर्स में, तो फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो उसमें चार्ज पैदा होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ए बर्ड परचेज ऑन ए बेयर हाई पावर लाइन। एक बर्ड है, वो हाई पावर लाइन पे बैठा है, तो उस केस में वो अर्थ को टच नहीं कर रहा है। एक बात सोचो, और अर्थ को टच नहीं कर रहा है तो चार्ज फ्लो कहां से होगा। चार्ज जैसे ही सर्किट पूरा होता है, चार्ज फ्लो होता है, उसके कारण करंट पैदा होता है, जिसके कारण हमें झटका लगता है, शॉक लगता है। लेकिन जब तक वो अर्थ को टच नहीं कर रहा है, तब तक सर्किट इनकम्प्लीट है। सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट है। एयर इज नॉट ए गुड कंडक्टर और नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा, तो जब मैं बोलूंगा इसका आंसर क्या है, जब बर्ड बैठा है वायर्स पे, तो उस टाइम सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है। सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई मैन है उसको टच करता है, तो अब वो ग्राउंड से भी टच है और वायर से भी टच है, तो क्या है, चार्ज कैन फ्लो टू अर्थ, अर्थिंग हो सकती है उस टाइम पे, और चार्ज फ्लो होगा तो करंट पैदा होगा, जिसके कारण उसको शॉक लग सकता है। अगला है, रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। एक्सप्लेन करो क्यों। क्योंकि देखो, अगर बात करूं अट्रैक्शन की, चार्ज दो प्रॉपर्टी शो करता है, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अट्रैक्शन में बात करूं तो चार्ज दूसरी चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है और अनचार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, अभी बताया था। लेकिन सिर्फ रिपेल किसको करेगा, चार्ज बॉडी को ही रिपेल करेगा। तो हमें पता चल जाएगा जब भी दो चार्ज बॉडी रिपेल करेंगे कि हाँ, दोनों ही बॉडीज पे सेम चार्ज है। लेकिन अट्रैक्शन में हम ये बात नहीं बोल सकते, क्योंकि अट्रैक्शन में क्या होता है, एक बॉडी दूसरी को अट्रैक्ट कर सकती है, तो दूसरी बॉडी चाहे वो तो न्यूट्रल हो, चाहे वो अपोजिटिवली चार्ज हो, दोनों ही केस में उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन रिपल्सन में कंपल्सरी होना चाहिए कि सेकंड बॉडी भी सेम चार्ज रखेगी एज ए फर्स्ट बॉडी। कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या एक बॉडी इतना चार्ज रख सकती है,
तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अगर अन इंटीजर आता है तो हाँ रख सकती है, अगर अन इंटीजर नहीं आता तो इतने इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकती। मैंने अन निकाल के देखा जिसकी वैल्यू है 0.5 विच इज नॉट एन इंटीजर, सो दिस चार्ज कैन नॉट बी पॉसिबल। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज यूनिट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू हमें दे दी यूनिट 1 दे दी है। व्हाट विल बी द परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला होता है E बाई अपसाइन नोट, E बाई अपसाइन नोट। अपसाइन का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से अपसाइन नोट उधर जाएगा के साथ मल्टीप्लाई में, तो के की वैल्यू 1 थी और अपसाइन नोट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला आपके पास होगा। अगला क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन है हाउ इज द मास ऑफ एन बॉडी इज अफेक्टेड ऑन चार्जिंग। बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे आते हैं मीन्स नेगेटिव चार्ज आता है तो स्लाइटली उसका मास बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी उसमें ऐड हो जाता है, और किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका मास स्लाइटली कम हो जाता है। इज कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर चार्ज इन मोशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ रेस्ट के जो चार्जेज हैं वो रेस्ट पे रखे होते हैं उनके बीच के फोर्स को बताता है। अगला इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी बड़े लेवल पे चार्ज हमें कंटिन्यूस दिखता है, जैसे कि रे ऑफ लाइट की बात करूं, और अगर छोटे लेवल पे बात करूं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करूं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिसकंटिन्यूस। हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का था। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लैम्डा से डिनोट कर रहे थे, सिग्मा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड रो इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इज हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन हमारा है इज ओके हाँ, इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन मास आल्सो। क्या चार्ज का मास पे इफेक्ट होता है? तो मैं फिर से कहूंगा वही क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। यस, चार्ज का मास पे इफेक्ट होता है। हम जैसे ही चार्ज नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो मास बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उसका मास स्लाइटली कम हो जाता है। ओके, ये हमारी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज थी 25 क्वेश्चंस की, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चंस करके देखने हैं तो आपको मिल जाएंगे वो भी, लेकिन अभी नहीं। फर्स्ट यूनिट हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसके सभी क्वेश्चन आंसर्स को मैं डाल दूंगा। जो आपको नहीं आता वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, जिस भी लिंक पे जहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो फॉलो कीजिए। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम। ओके, बाय।